एंड वेलकम बैक टू क्लॉज इन कॉन्टेक्स्ट। सो आज हम करेंगे द मॉडर्न पीरियड। ठीक है, थोड़ा सा खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी है ये मॉडर्न पीरियड, और देखते हैं कैसे। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या हुआ कि जो पॉपुलैरिटी थी नेचुरल लॉ की ना, वो थोड़ी सी डिक्लाइन होना शुरू कर दी। ठीक है, एंड जो ऑस्टिन एंड बेंथम जैसे प्रोपाउंडर्स आए, हमने देखा उन्होंने लॉ एंड मोरालिटी को बिल्कुल अलग कर दिया एक दूसरे से। फिर हम ये देखते हैं कि कैसे डेविड ह्यूम एंड ऑगस्ट कॉम्ट भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं, और कैसे मॉडर्न पीरियड रिजल्ट करता है नेचुरल लॉ के डिक्लाइन में, लेकिन नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिकॉज हम फिर देखते हैं 20th सेंचुरी में कि कैसे स्टैमलर, जॉन रोल्स एंड फुलर वापस रिवाइव करते हैं नेचुरल लॉ को। ठीक है, तो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो in this period, we will delve into the fascinating transformation of jurisprudence in the modern period, where natural law lost its shine, only to make a powerful comeback in the 20th century. In the early modern era, natural law began to lose its intellectual dominance. ठीक है, तो जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इसकी डोमिनेंस थी वो कहीं ना कहीं लूज़ हो रही थी। कैसे? क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, लोग बहुत साइंटिफिक हो चुके थे, और उनको चाहिए था ऐसे लॉ जो उनके पर्पस को सर्व करे, और उनको मतलब नहीं था कि क्या है मोरालिटी या क्या है बाकी चीज़ें। उनको कोई मतलब नहीं था, उनको बस इस बात से मतलब था कि उनको इन लॉज से क्या बेनिफिट मिल रहा है, विच इज़ फेयर। ठीक है, दैट इज़ हाउ लॉज शुड हेल्प पीपल। बिकॉज जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो वो कन्वीनियंट तभी बन पाती हैं जब लॉज उनको बैक करते हैं, और तभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात आती है। ठीक है, तो दिस पीरियड saw the rise of thinkers like जेरेमी बेंथम। इनकी बात हम आगे के लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में करेंगे, एंड ऑल्सो जॉन ऑस्टिन। एंड दीज आर टू पीपल जो बिल्कुल सेपरेट किए लॉ एंड मोरालिटी को एक दूसरे से। ओके, फिर हम ये देखते हैं कि इन द 19th सेंचुरी डेविड ह्यूम, अ फिलोसोफर ऑफ रीज़न एंड लॉजिक, ठीक है, एक फिलोसोफर थे जो रीज़न और लॉजिक को काफ़ी सपोर्ट करते थे, और इन्होंने क्या कहा कि ही रिजेक्टेड द नेचुरल लॉ एज नॉन एनालिटिकल। इन्होंने सिंपली कहा कि ये नेचुरल लॉ नॉन एनालिटिकल है, एंड वी कैन नॉट डिराइव एन ऑट फ्रॉम एन इज़, and it has no objective or foundation in nature. Similarly, ऑगस्ट कॉम्ट, जिनको हम फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि नेचुरल लॉ काफ़ी नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें ये देखने मिलता है कि ये सुपर नेचुरल में काफ़ी रूटेड है, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में बात किया था कि ये सुपर नेचुरल में काफ़ी रूटेड है। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा सा यू टर्न आया, एंड द स्टोरी डिडंट एंड देयर। 20th सेंचुरी में आफ्टर विटनेसिंग, मतलब ऐसा क्या हुआ कि 20th सेंचुरी में यू टर्न मारा गया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर्स हुई, है ना, जेनोसाइड हुए, और काफ़ी लीगल इनजस्टिस समाज में फैला हुआ था।
and legal thinkers began to realize that law without morality leads to moral collapse. क्या होगा? moral collapse हो जाएगा अगर law और morality एक दूसरे से नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ for promoting the value-oriented ideology and prevent moral degradation of people. And this was supported by Fuller, Stamler and John Rawls. ठीक है, तो आगे हम ये वाले जो प्रोपाउंडर्स हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.